Assalamualaikum, this is Mohit Pizada in a coffee shop somewhere on a roadside between Los Angeles and Washington DC. मुझे यकीन माने खुद ठीक तरह से पता नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं जहाँ भी हूँ यहाँ अभी 4 अगस्त 2025 मंडे सोमवार के दिन की दोपहर है। बड़ी खूबसूरत दोपहर है, लेकिन हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसगीर में, मशरक़ी वस्ता में, नॉर्थ अफ्रीका में अब 5 अगस्त 2025 और मंगल के दिन की सुबह हो रही। मैं यहाँ जब रुका तो मैंने बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की डेवलपमेंट्स मैंने देखी, जिन पे मैं समझता हूँ कि कमेंट करना इसी स्टेज के ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे पहले कि मैं अपने किसी होटल के कमरे वगैरह में पहुँचूँ। और वो जो डेवलपमेंट्स ये हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो ग्रोइंग वॉर ऑफ वर्ड्स है, जो डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त हिंदुस्तान के साथ और नरेंद्र मोदी की हुकूमत के साथ जो जंग है और उसमें जो शिद्दत आती चली जा रही है, उससे पाकिस्तान के जनरल साहिबान और जनरल आसिम मुनीर की उनकी जो टीम है, उसकी जो पॉलिटिकल स्पेस है उसमें बेहद इजाफा हो रहा है, जिसका कि पाकिस्तान का मिलिट्री रजीम फ़ायदा भी बेतहाशा उठाने की कोशिश कर रहा है। ये सारी की सारी डेवलपमेंट है क्या, ये कितनी देर तक चलेगी इसकी, और जाहिर है कि ये कैसे वक्त पे हो रहा है जब पाकिस्तानी डायस्पोरास दुनिया भर में और खुद पाकिस्तान के अंदर जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं और इमरान ख़ान की जो गिरफ़्तारी है, उनकी जो इम्प्रिजनमेंट है, उसके जो 2 साल हैं उसके ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। तो यूँ इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिटिक्स है, जिसकी नेचर क्या है, जिसकी ज़रूरियात और डायनामिक्स क्या है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, उससे पाकिस्तान की जमहूरियत को नुकसान पहुँच रहा है और जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तानी जनरल्स हैं, उनकी पॉलिटिकल स्पेस में इजाफा हो रहा है। लेकिन इससे हमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ ये इंटरनेशनल रिलेशंस के वो टेम्प्रेरी झटके और जर्क्स हैं जो बहुत देर नहीं चलते, जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। और इसकी सिग्निफिकेंस में और इसमें वे फॉरवर्ड क्या है, ख़ास करके पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरास के लिए, कैनेडियंस के लिए, यूरोपियंस के लिए, वो भी मैं आपको इंटरप्रेट करने की और आपके सामने रखने की मैं कोशिश करता हूँ। लेकिन एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लें कि मेरे सामने मसलसल गुज़श्ता 24-36 घंटों से ये हमें इत्तलात मिल रही हैं कि अमेरिका के मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर, यूरोप में, बरतानिया में पाकिस्तान की सियासत के हवाले से इमरान ख़ान की जो कैद है 2 बरस की, उनकी जो 2nd एनिवर्सरी है 5 अगस्त की, उसके हवाले से और जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ जो है वो बहुत मुजाहरे हो रहे हैं। और ये मुजाहरे जो हैं वो न्यू जर्सी के अंदर भी हुए हैं, न्यूयॉर्क में भी हुए हैं, जहाँ मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान की नेशनल असम्बली के फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी और डॉक्टर शहबाज गिल जो हैं, उन्होंने इन मुजाहरों में शिरकत की है। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये भी है कि कासिम सूरी साहब जो हैं वो अब से थोड़ी देर पहले एक फ़्लाइट के ज़रिए मुझे पता चला है कि वो न्यूयॉर्क से डेलस पहुँचे हैं, जहाँ आज ही ग़ालिबन 4 अगस्त को बहुत बड़ा मुजाहरा होना है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि कल लॉस एंजलिस के अंदर, जहाँ से मैं निकला हूँ, वहाँ पर भी बहुत बड़ा मुजाहरा होना है। ग़ालिबन आज ही के दिन में सैन फ्रांसिस्को में भी इस हवाले से मुजाहरा हुआ है और गुज़श्ता 24 घंटे में लंदन में, यूरोप के और बहुत से शहरों में, ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में भी मुजाहरे हुए हैं और कुछ इसी किस्म की इतलात जो हैं वो कनाडा से भी हैं। अब ये जो मुजाहरे जो हैं, इसके मुझे ये भी पता चल रहा है कि ये मुजाहरे जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं। ये मुजाहरों की सूरत हाल जो है वो बलूचिस्तान में भी है। पंजाब के हवाले से मेरे सामने कोई पिक्चर नहीं है, मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि पंजाब में भी इस हवाले से कोई खातिर ख़्वाह मुजाहरे या रैलीज़ वगैरह हुई हैं। ताहम ये ज़रूर है कि रावलपिंडी की जो इंतज़ामिया है अडयाला जेल के आगे पीछे, उसने मुजाहरों में और लोगों की कॉन्ग्रीगेशन और असम्बली के ऊपर 8 अगस्त तक जो है वो एक बैन या पाबंदी आयद करवा दी। और अच्छा, अब ये दूसरी इंपॉर्टेंट इसके साथ ही डेवलपमेंट ये है कि जैसे मैंने पिछले वीलॉग के अंदर मैंने अपना एक एनालिसिस आपके सामने रखा था और मैंने क्लेम किया था कि इमरान खान के साहिबजादे सुलेमान खान और कासिम खान को जो वीज़ा उन्होंने मांग रखा है, वो ग़ालिबन वीज़ा उनको इस वक्त नहीं मिल सकेगा। और अब तक जो मैंने सारे इन्फॉर्मेशन चेक की है कि 4 अगस्त 2025 वनडे का दिन सारा ख़त्म हो गया और बरतानिया के पाकिस्तान के लंदन हाई कमीशन से जो वीज़ा मुतवक्को था कि कासिम और सुलेमान को मिल सकेगा, वो वीज़ा इशू नहीं हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि उनको वीज़ा नहीं मिलेगा। यह मुमकिन है कि उनको और चंद दिनों के बाद, जब पाकिस्तान का जो मिलिट्री रजीम है वो सूरत हाल का जायज़ा लेगा कि हमारे सामने किस किस्म का चैलेंज है, हमें क्या करना है, तो हो सकता है कि सुलेमान खान और कासिम को किसी टर्म एंड कंडीशन के ऊपर वीज़ाज़ जो हैं उस स्टेज पे दे दिए जाएँ। बहरहाल अभी तक उनको वीज़ाज़ जो हैं वो नहीं दिए गए और इस हवाले से मेरा एनालिसिस जो है वो सही साबित हुआ है। अब हम थोड़ा सा ये देखें कि जो बहुत इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि
मंडे के दिन में पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब समदी साहब जो हैं, इसहाक डार साहब ने एक बार फिर अमेरिका के जो सेक्रेटरी स्टेट हैं, अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा जो हैं मार्को रूबियो, उनके साथ उन्होंने एक बार फिर फ़ोन पे बात की, जिसकी एक रवायती किस्म की प्रेस स्टेटमेंट इशू की गई है पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से कि दोनों लीडर्स ने जो बाहमी उनके इंटरेस्ट हैं उस पर, रीजनल इशूज़ पे, पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में ट्रेड, पोटेंशियल मिनरल्स वगैरह, इन सब चीज़ों के हवाले से बात की। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंटिव किस्म की बातचीत उनकी नहीं हुई, ये महज एक ऑप्टिक्स हैं जो क्रिएट की जा रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि इसहाक डार साहब की ईद हो गई है, कभी छोटी ईद हो रही है, कभी बड़ी ईद हो रही है, कभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की इतनी किस्मत तो 9/11 के बाद भी नहीं खुली थी कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसकी अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, वज़ीर ख़ारजा के साथ फ़ोन पे बात होने लग जाए। इसका इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड में ये भी चीज़ ऐड कर लें कि जुलाई ही के महीने में पहले तो जून की 18 तारीख को पाकिस्तान के जनाब आर्मी चीफ जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने लंच किया, जो 1 घंटे के बजाय 2 घंटे में कन्वर्ट हो गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ वाइट हाउस में। उसके बाद इसे कहते हैं जुलाई के महीने में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब की मार्को रूबियो के साथ मुलाकात हुई, जिसके हवाले से ज़ाहिर है बहुत प्रेस स्टेटमेंट्स वगैरह इशू हुई। मार्को रूबियो ने खुद उसके हवाले से ट्वीट किए। फिर जुलाई के ही मेरा ख्याल है 28 तारीख को एक बार फिर इसहाक डार साहब की और मार्को रूबियो की टेलीफोन पे बात हुई, और अब फिर 4 अगस्त को दोबारा मार्को रूबियो की और इसहाक डार साहब की फ़ोन पे बात होती है। ये वो सूरत हाल है जिसको ऊपर पाकिस्तान के अखबारात के अंदर मसलसल जो कॉलमनिस्ट हैं, जो सारे के सारे भाई लोगों के साथ उनसे डिक्टेशन ले रहे हैं, या मतलब वैसे भी लोगों की बहुत सी मजबूरियाँ होती, तो वो मसलसल ऐसे कॉलम और एनालिसिस छप रहे हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान में एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेटिजिक रिलेशनशिप और उसका जो है ना उसकी रेनोवेशन हो गई है, रिन्यूअल हो गया, और एक नए दौर का और एक नए उसका जो दौर है, सुनहरी दौर जो है अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप का, उसका आगाज़ हो गया। कुछ किसी हद तक भाई लोगों का इन्फ्लुएंस भी है अरब न्यूज़ के ऊपर, अल जज़ीरा के अंदर, उसके बाद जो रॉयटर्स की एजेंसी वगैरह, तो वहाँ पर भी इस किस्म की बहुत चीज़ें छप रही हैं, जिससे वाकई लगता है कि रीजनल और इंटरनेशनल डायनामिक्स में बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है। एंड हेंस फोर्थ पाकिस्तान की जो मिलिट्री है उसके और अमेरिका के दरमियान में बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिलेशनशिप जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएंगे। इसके बारे में हम हतमी तौर पर कुछ कह नहीं सकते कि ये ऐसे कोई रिलेशनशिप टेक ऑफ करेंगे। मेरी सिक्स सेंस है कि ये जो कुछ भी है ये टेम्प्रेरी है। इस ऊँट ने अभी किसी करवट बैठना है, और हमें बिगर पिक्चर को गौर से देखने की बहुत ज़रूरत है। रजीम की, पाकिस्तान का जो शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम है, उसकी डेफिनेटली तौर पे कोशिश है कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है इसको इस तरह से बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन किया जाए कि पाकिस्तान के लोग जो जमहूरियत की खातर स्ट्रगल कर रहे हैं, इमरान खान के सपोर्टर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ के सियासतदान, मीडिया जो है, वो सभी बेचारे डिसअपॉइंट होकर बैठ जाएँ, उन्हें कहें कि जनाब बहुत बड़ी ज़माना क़यामत की चाल चल गया है, और जनरल आसिम मुनीर ने कोई ऐसा सिंघाड़ा सुघाया प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को कि अब बस जनरल आसिम मुनीर हैं और डोनाल्ड ट्रंप है। लेकिन हमें एक बिगर पिक्चर को गौर से देखने की ज़रूरत है। उस बिगर पिक्चर के कुछ पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इस वक्त हिंदुस्तान के ऊपर एक प्रेशर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बिल्डअप कर रहे हैं, प्रेशर बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मोदी रजीम जो है और हिंदुस्तान जो है दे शुड फॉल इन लाइन एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रंप प्रेसिडेंसी। इसके दो पहलू हैं, एक इसका इमीडिएट पहलू है, एक इसका लॉन्ग टर्म पहलू है। जो लॉन्ग टर्म पहलू उसको एक्सप्लेन करना बड़ा आसान है। मैंने जब अमेरिका में इलेक्शन हुए और डोनाल्ड ट्रंप की जब टीम आई, उनकी प्रेसिडेंसी अभी खड़ी हो रही थी 20 जनवरी, तो मैंने उस वक्त भी एक एनालिसिस आपके सामने ऑफ़र किया था कि ट्रंप की टीम के अंदर ये बहुत फीलिंग है कि गुज़िश्ता 20, 25, 30 बरस में अमेरिका ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया है। हिंदुस्तान को स्पेस दी है, हिंदुस्तान को ट्रेड दिया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दी है, सिलिकॉन वैली दे दी है, उनको थिंक टैंक्स के ज़रिए बड़ी प्रोजेक्शन दी है। हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर जहाँ कहीं पढ़ा लिखा टेक्नोलॉजी का बंदा दिखाना है अदर देन द वाइट, तो उसमें एक हिंदुस्तानी डॉक्टर, हिंदुस्तानी साइंसदान को भी खड़ा कर दिया है सफ़ेद कोट पहना के, जेम्स बॉन्ड की मूवीज़ में भी डाल दिया है। तो ये सब कुछ जो है वो किया गया है, लेकिन हिंदुस्तान ने इसकी कोई रेसिप्रोसिटी जो है वो नहीं की है। रेसिप्रोसिटी से मतलब यह है कि पाकिस्तान ने अगर अमेरिका का फेवर अर्न किया तो पाकिस्तान ने अमेरिका की खातर जंगें लड़ी हैं, 2 दफ़ा अफगानिस्तान में जंग लड़ी है, अमेरिका के साथ सीटो सेंटो का हिस्सा बने, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कुर्बानी दी है, अपने नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उनको कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं समझा, और अमेरिका के इंटरेस्ट को पाकिस्तान की एलीट ने सर्व किया। हिंदुस्तान ने इस किस्म का कुछ भी नहीं किया। ना हिंदुस्तान चीन से लड़ने को तैयार है, ना रूस से पीछे हटने को तैयार है, ना अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उन पर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार है। तो एक फीलिंग जो है लॉन्ग टर्म के हवाले से रही है कि हिंदुस्तान ने हमसे फ़ायदा तो बड़ा उठाया, लेकिन हमें इन रिस्पॉन्स में दिया कुछ नहीं है। लेकिन इस वक्त जो कुछ हो रहा है इसका एक इमीडिएट किस्म का कॉन्टेक्स्ट है, और वो जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ये है कि
हिंदुस्तान जो रशियन ऑयल ख़रीद रहा है उसके बारे में हिंदुस्तान भी ख़रीद रहा है, चीन भी ख़रीद रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ज़रूरत यह है कि मैं किसी तरह से रूस के ऊपर इतना दबाव बिल्डअप कर सकूं कि पुतिन जो है वो मेरे से बात करे, मेरे से एक समिट मीटिंग हो जिसमें से कुछ निकले। लेकिन रूस के सदर जो हैं व्लादिमीर पुतिन, वो डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी किस्म की स्पेस नहीं दे रहे। डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में बात चली गई है कि अगर चीन किसी तरह से चीन और हिंदुस्तान को पीछे हटाया जाए कि वो रूस के एनर्जी प्रोडक्ट्स, रूस की गैस और उसका जो ऑयल है वो ना ख़रीदें, तो मुझे व्लादिमीर पुतिन जो है उसके ऊपर प्रेशर डालने में बहुत ज़्यादा मदद जो है वो मिल सकती है। इसमें आप देखते हैं कि आज के दिन में जो 4 अगस्त है, डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल के ऊपर, जो उनका अपना प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर उन्होंने एक ट्रूथ सोशल किस्म का ट्वीट किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान जो है वो ना सिर्फ रूस से सस्ता तेल ख़रीद रहा है बल्कि उसको ओपन मार्केट में महंगा बेच के प्रॉफिट और मुनाफा कमा रहा है, और हिंदुस्तान को कोई फिक्र नहीं है कि यूक्रेन में कैसे लोग मर रहे हैं, वहाँ पे किस किस्म की ट्रेजेडी है। मैंने फैसला किया है कि मैं हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा हाई टैरिफ, उसको पनिश करने के लिए उसके ऊपर हाई टैरिफ जो है वो इम्पोज करूँगा, और इस चीज़ को कंसिडर करने का आप सबका शुक्रिया। ये उनका बड़ा ट्वीट है। अब गुज़श्ता 30-40 बरस में मुझे नहीं याद पड़ता, आई एम ए कीन स्टूडेंट ऑफ रीजनल एंड इंटरनेशनल डायनामिक्स, कि कभी किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने हिंदुस्तान के हवाले से इतना सख्त ज़ाती किस्म की पोजीशन इतने पब्लिक प्लेटफॉर्म के ऊपर ली हो। और सिर्फ एक दिन पहले वाइट हाउस के जो डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनाब स्टीवन मिलर, जो सूजी मिलर, जो सूजन वाइल्स के डिप्टी हैं एक तरह से, उन्होंने भी एक फॉक्स टेलीविज़न के जो डिस्कशन थी उसमें उन्होंने यही कहा कि कैन यू बिलीव दिस थिंग कि इंडिया और चाइना जो हैं वो रूस से तेल ख़रीदते हैं, और हिंदुस्तान हमारा एलाय है वो रूस से तेल ख़रीदता है, जिसके नतीजे में रूस की जो जंग है अगेंस्ट यूक्रेन वो जो है वो फैसिलिटेट होती है, और ये हिंदुस्तान कर रहा है। कैन यू बिलीव दिस। तो अब एक दिन पहले स्टीवन मिलर से स्टेटमेंट दिलाई गई, अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ाती तौर पे ये स्टेटमेंट जो ले ली है, इससे आपको डोनाल्ड ट्रंप की बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन, उनका गुस्सा जो है वो नज़र आता है। इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हिंदुस्तानी ऑब्जर्वर्स के लिए, हिंदुस्तान में तो खैर हमारा चैनल बंद है, लेकिन दुनिया भर में जो थोड़े बहुत हिंदुस्तानी हमें देख लेते हैं, कि जब कभी पाकिस्तान के बारे में मगरबी लीडर्स ने, अमेरिका के लीडर्स ने, मुख्तलिफ ज़राए अबलाग ने बड़ी सख्त किस्म की पोजीशन ली, कहा पाकिस्तानी चोर हैं, मुनाफिक हैं, झूठे हैं, ये किया वो किया, इन्होंने ये कर दिया, ईवल हैं, टेररिस्ट हैं, तो हिंदुस्तानियों ने हमेशा उनको एविडेंस समझा जैसे कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, और अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है, या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कह रहा है, या हिलरी क्लिंटन कह रही है। इस मौके पे हम उस लेवल पे नहीं गिरेंगे जिस लेवल पे हिंदुस्तान के ज़राए अबलाग, वहाँ के एनालिस्ट, वहाँ के लोग गिरते रहे हैं। हम इसको ऑब्जेक्टिवली देखेंगे कि इस वक्त अमेरिका के ट्रंप प्रेसिडेंसी जो है वो अपनी जो एक छोटी मोटी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी कर रही है, और उसके लिए हिंदुस्तान को टारगेट किया जा रहा है। ये कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ्स नहीं है, और जब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को टारगेट किया जाता है तो वो भी कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ्स नहीं होते। उम्मीद यही है कि कभी हिंदुस्तानियों में भी इतनी इखलाकी जुर्रत पैदा होगी, उनके अंदर इतनी मॉरल करेज होगी कि वो इसको भी पॉजिटिवली एथिकल लेवल पे रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। और जिस तरह से उन्होंने गुज़श्ता कई बरसों में पाकिस्तानियों को ईवल समझा, क्योंकि अमेरिका से कह दिया गया है, हॉलीवुड ने फिल्म बना दी है, किसी ने किताब लिख दी है, वो थोड़ा सा अपने उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अब इस वक्त सूरत हाल है क्या जो इस वक्त है ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप, मैं चूँकि अमेरिका के अंदर हूँ, मैं आपको बड़े एतमाद से बात बता सकता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप शदीद फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। इसी चंद दिन पहले उन्होंने अपनी जो ब्यूरो ऑफ लेबर, जो ब्यूरो ऑफ या स्टैटिस्टिक्स ब्यूरो जो थी लेबर की, लेबर डिपार्टमेंट की जब रिपोर्ट आई कि लेबर फिगर्स ठीक नहीं आए, जॉब फिगर्स ठीक नहीं आए, ग्रोइंग अमेरिका की जॉब मार्केट के फिगर्स ठीक नहीं आए, तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो इतने गुस्से में चले गए कि उन्होंने जो लेबर डिपार्टमेंट की या स्टैटिस्टिक्स की जो हेड थी उनको ही फायर कर दिया। यानी किलिंग द मैसेंजर, शूटिंग द मैसेंजर पहली दफ़ा हुआ है। और इसका मतलब यह है कि वो इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि जो डाटा होता है, जो जॉब मार्केट डाटा है, उसकी जो इंटेग्रिटी है उसकी भी वो रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। उसकी बड़ी शदीद इम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन इससे आपको डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त की जहनी सूरत हाल का बखूबी अंदाज़ा जो है वो हो सकता है। अब यूक्रेन का इस कॉन्टेक्स्ट में समझें कि जब डोनाल्ड ट्रंप इतने पुरएतमाद थे कि अभी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, तो उन्होंने स्टेटमेंट दे दी थी अपनी प्रेसिडेंशियल कैंपेन में कि मैं यूक्रेन की जंग तो ऐसे करके मैं यूक्रेन की जंग जो है वो बंद करवा दूंगा। मेरे तो प्रेसिडेंट बनने से पहले ये जंग, जब मैं कहूँगा तो जंग जो है वो बंद हो जाएगी, रूस भी मेरी बात सुनेगा, यूक्रेन भी मेरी बात सुनेगा। उसके बाद उन्होंने रूस के सदर
व्लादिमीर पुतिन को प्लेकेट करने की, उनको खुश करने की बेइंतहा कोशिश की, बार बार उनकी तारीफ़ करते रहे, कभी उनके खिलाफ नेगेटिव बात नहीं की, उनको ख्याल था कि उससे मुझे फ़ायदा होगा। फिर उन्होंने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट को व्हाइट हाउस में लिटरली उनको ज़लील ख़ार करके, उनको यानी घटिया करके तरीके से उनको ट्रीट किया गया और उनको वहाँ से ज़लील ख़ार करके निकाला गया। वो भी एक मोमेंट था, अब लोग भूल गए उसको, लेकिन वो एक मोमेंट था। फिर उन्होंने बहुत सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की यूरोपियंस के साथ यूक्रेन के इशू में, और फ्रेंच को, जर्मन्स को, अंग्रेज़ों को मजबूर किया कि वो यूक्रेन के हवाले से ज़्यादा फंड्स जो हैं वो सामने रखें। वो भी उन्होंने अचीव कर लिया। लेकिन टोटल रिजल्ट ये निकला, जो दुनिया देख रही है, जो यूरोपियंस देख रहे हैं, जो यूक्रेनियंस देख रहे हैं, ख़ुद उनके अमेरिका के अंदर डेमोक्रेट्स और क्रिटिक्स और मीडिया देख रहा है कि यूक्रेन पे डोनाल्ड ट्रंप को किसी भी किस्म की कोई कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो सकी। और गुज़िश्ता चंद हफ्तों में 6,000 या 6,500 से ज़्यादा रशिया ने ड्रोन स्ट्राइक्स की हैं यूक्रेन के अंदर, और मार मार के यूक्रेन का उन्होंने कुंडा निकाल दिया और उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसके शहरों का गिरा दिया। इसी हफ्ते वेडनेसडे, बुध के दिन में जो स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है, ये ड्रोन स्ट्राइक की है एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में रशियंस ने, जिसके नतीजे में कम से कम भी 31 कन्फर्म डेथ्स हैं और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के ऊपर और उनके वक़ार, उनकी पावर का जो पूरा एक परसेप्शन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर जो है वो जनरेट हो रहा है। इसके दरमियान में रशिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल या जो बॉडी है उसके डिप्टी चेयरमैन भी हैं, दिमित्री मेडवेडेव जो हैं, मेडवेडेव ने एक मज़ीद हॉट पोटैटो उस वक्त प्लेस किया जब उन्होंने कहा कि रूस के और अमेरिका के दरमियान में एक न्यूक्लियर कॉन्फ्रंटेशन का ख़तरा भी हो सकता है, और डराने की कोशिश की उनको। अब डोनाल्ड ट्रंप उसमें ज़ाहिर है, मतलब वो भी बड़े ईगोइस्टिक हैं, वो भड़क गए। उसके बाद उन्होंने ऑर्डर कर दिया कि 2 अमेरिकन न्यूक्लियर सबमरीन्स जो हैं उनको रेलेवेंट लोकेशंस में जो है वो अमेरिकन मिलिट्री को कहा कि आप उनको डिस्पैच कर दें। अब ये क्लियर नहीं है इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया को कि ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं ये महज न्यूक्लियर पावर्ड हैं, ये न्यूक्लियर वेपन्स कैरी करते हैं। लेकिन रशियंस ने इस पर बड़ा सख्त रिएक्ट किया है। एक तो उन्होंने बेसिक के तौर पे इसको डिस्काउंट भी किया है कि अमेरिकन सबमरीन्स तो अपनी लोकेशंस में मौजूद होती भी हैं, इसकी कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। लेकिन क्रेमलिन के जो डिमित्री पेस्कोव, मेरा ख्याल उनका नाम है, जो उनके स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा है कि किसी भी साइड को न्यूक्लियर रेटरिक को इररिस्पॉन्सिबल तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए, और ये खाला जी का घर नहीं है। और मैं गुज़श्ता 2-2.5 बरस से बेतहाशा मैंने फॉरेन अफेयर्स के अंदर, फॉरेन पॉलिसी में और भी बहुत से जरीदों के अंदर, इकोनॉमिस्ट वगैरह में मैंने एनालिसिस पढ़ा है अमेरिकन डिफेंस एक्सपर्ट्स का। अमेरिका किसी भी तरह से इस सूरत हाल में नहीं है कि रशिया के साथ किसी भी किस्म की मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन जो है वो शुरू करे, और हज़ारों किस्म के मसाइल हैं इस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट के सामने, लेकिन अमेरिकन प्रेसिडेंट फंसते चले जा रहे हैं। अच्छा, अब इसी साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान ये कर दिया है कि स्टीव विटकॉफ जो उनके एनवॉय हैं फॉर मिडिल ईस्ट, वो अब रशिया जो है वो पहुंचेंगे ग़ालिबन वेडनेसडे के दिन। ये जो हफ्ता शुरू हो गया आज, यानी मंडे है, और ट्यूसडे को छोड़ के या बुध के दिन या जुमेरात के दिन स्टीव विटकॉफ जो हैं वो मॉस्को पहुंचेंगे यूक्रेन के हवाले से बात करने के लिए। अब यहाँ पे तवक्को क्या है? यहाँ पे तवक्को यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि स्टीव विटकॉफ कुछ ना कुछ मेरे लिए कंसेशन या डिस्काउंट या कोई फैसिलिटी मेरे लिए हासिल करें उस व्लादिमीर पुतिन से, जो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा, और मेरी किसी तरह से एक समिट मीटिंग हो जाए जिसमें कुछ ना कुछ कंसेशन मुझे यूक्रेन के हवाले से रशिया से मिल जाए, जिसे मैं अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में सेल कर सकूँ। सारे जो लीडर्स हैं दुनिया के, उनको अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ही सब चीज़ें अल्टीमेटली सेल करनी होती हैं, ख़ास करके वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। और ट्रंप जो है, क्योंकि दूसरा ट्रंप ने ऐलान किया हुआ है कि अगर इसे कहते हैं मेरी बात ना मानी रशिया ने, तो जो कंट्रीज़ यानी हिंदुस्तान और चीन, ये जो कंट्रीज़ रशिया से उसका ऑयल ख़रीद रहे हैं, मैं इनके ऊपर एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़ के ऊपर, या भी हिंदुस्तान पे 25% एग्जिस्टिंग ड्यूटी है, इस एग्जिस्टिंग ड्यूटीज़ के ऊपर, चीन पे 30% है, इसके ऊपर 100% ड्यूटीज़ लगा दूंगा मज़ीद, जिसको कि सेकेंडरी टैरिफ कहा जा रहा है। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर आप खुदा न खास्ता अमेरिका ये सेकेंडरी टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप लगाएंगे चीन के ऊपर, हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं आती। मैं अमेरिकन कंज्यूमर हूँ, यहाँ पे कॉफ़ी, मैकडॉनल्ड के बर्गर मैंने खाने हैं, तो हिंदुस्तान से तो शायद हमें इतना फ़र्क ना पड़े। लेकिन अगर चीन के ऊपर, खुदा न खास्ता चीन के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन में 100% ड्यूटी लगाई, और अल्लाह करे कि ना लगाएं, तो हमारा गुंडा हो जाएगा यहाँ पे। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी लोग अमेरिका के अंदर हैं और जिनको यहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त करनी है, तो उनका तो कुंडा हो जाएगा, अमेरिकन बिजनेसेस का भी कुंडा हो जाएगा। बिकॉज यहाँ जो भी चीज़ है, जिस टेबल पे मैंने अपना ये कैमरा रखा हुआ है, जो कॉपी मैंने हाथ में पकड़ी हुई है, जिस पेंसिल से मैंने ये लिखे हैं सारे नोट्स, ये सारे के सारे मैंने चेक किया, ये सारे के सारे चीन से बन के आ रहे हैं। मेरे कैमरे के अंदर जो लीड जा रही है ये भी चीन से बन के आई हुई है, जो घड़ी मैंने पहनी हुई है ये भी चीन में असेंबल हुई हुई है, पता नहीं जो टी-शर्ट्स मैंने पहनी है कहाँ से बन के आई हैं। तो अगर यहाँ पर 100% ड्यूटी लग गई तो हमारा तो यहाँ अमेरिका के अंदर कुंडा हो जाएगा।
अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स एनालिसिस एंड अकॉर्डिंग टू रॉयटर्स एनालिसिस, चाइना की इतनी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंस है रशियन ऑयल एंड गैस एंड एनर्जी प्रोडक्ट्स के ऊपर कि चीन का तो इससे पीछे हटना बिल्कुल मुमकिन नहीं है। और अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स में जो एनालिसिस छपा था 3-4 दिन पहले, फिर रॉयटर्स ने भी वही एनालिसिस छापा। उन्होंने सेपरेटली बात की हिंदुस्तान के टॉप ऑफिशियल्स के साथ। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में हिंदुस्तान के लिए मुमकिन नहीं है कि हम रशिया से तेल ना ख़रीदें, बिकॉज ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। हमारी एनर्जी सॉवरेनिटी जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हिंदुस्तान की जो फॉरेन ऑफिस है उसे MEA कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक 6 नुकाती रिस्पांस दिया है डोनाल्ड ट्रंप की लेटेस्ट जो हड़बूंग है। और स्टीवन मिलर ने जो एक दिन पहले हिंदुस्तान के हवाले से जो कुछ कहा था फॉक्स टीवी में, वो जो 6 नुकाती एजेंडा है हिंदुस्तान का, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके चीता पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जब 2022 की, MEA का कहना है मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स का हिंदुस्तान के, कि जब 2022 की यूक्रेन की जंग हुई तो जो ट्रेडिशनल ऑयल एंड एनर्जी सोर्सेज थे वो प्रिडोमिनेटली डाइवर्ट हो गए टू मीट द यूरोपियन नीड्स। और हिंदुस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं थी कि अपने नेशनल कंज्यूमर्स जो हिंदुस्तान के लोग हैं उनकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, बिजनेसेस के लिए हमें रशिया की एनर्जी सोर्सेज पे डिपेंड करना ही था। दूसरा पॉइंट उनका यह है कि जब हमने ये किया तो उस वक्त की अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया के इस इनिशिएटिव को वेलकम किया कि हिंदुस्तान ने ग्लोबल और रीजनल जो एनर्जी मार्केट्स हैं उनको स्टेबिलिटी दी है, उनको कोलैप्स होने से बचाया। फिर वो पॉइंट आउट करते हैं कि यूरोप और बाकी तमाम नेशंस जो हमें लेक्चर दे रहे हैं, खुद अमेरिका समेत, ये रशिया से अपनी मर्ज़ी का ट्रेड करते रहे हैं। हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स का ये कहना है कि 2024 के अंदर यूरोपियन यूनियन ने बायलैटरल ट्रेड किया है अंदाज़ा $70 बिलियन का, $67.5 बिलियन का बायलैटरल ट्रेड किया है रशिया के साथ। और उसके अलावा जो सर्विसेज का ट्रेड है वो 17-18 बिलियन डॉलर्स का इसके अलावा किया है। और उनका कहना ये कि ये हिंदुस्तान का जो टोटल ट्रेड है रशिया के साथ, ये तो सिर्फ इन चीज़ों का, हिंदुस्तान का टोटल जो ट्रेड है उससे ज़्यादा ट्रेड इन्होंने रशिया के साथ किया है। फिर बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ उन्होंने ये कही है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कि यूनाइटेड स्टेट्स के जहाँ अपने कोर इंटरेस्ट आते हैं वहाँ पर रशिया के साथ ट्रेड जारी है। फॉर इंस्टेंस अपने न्यूक्लियर एनर्जी के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड भी रशिया से लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिक EV मार्केट के लिए पैलेडियम भी लिया जा रहा है, और केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी रशिया से हासिल किए जा रहे हैं। वहाँ अमेरिका के चूँकि कोर कंसर्न्स हैं, इसलिए अंडर द सर्कमस्टांसेस इन सारी सिचुएशन में हिंदुस्तान को टारगेट करना जो है वो अनफेयर है और वो उसकी कोई अनजस्टिफाइड है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। इससे ऑब्वियस क्या होता है? इससे ऑब्वियस ये होता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तवक्को के ख़िलाफ़ इंडिया एंड नरेंद्र मोदी की हुकूमत इज़ नॉट गोइंग टू सरेंडर, और वो इससे पीछे नहीं हट रहे, अपने बेसिकली एनर्जी सॉवरेनिटी के इशू से पीछे नहीं हट रहे, और वो डिक्टेशन अमेरिका की लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं। अब ये सूरत हाल कितनी देर कंटिन्यू करेगी? अगर ये सूरत हाल कंटिन्यू करती, हाँ, इस सूरत हाल में ये हो सकता है कि जब स्टीव विटकॉफ पहुँचें वेडनेसडे थर्सडे को मॉस्को, तो वो कोई ना कोई ऐसी कंसेशन हासिल कर लें पुतिन से, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ समिट मीटिंग निकल आए पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की, जिसके नतीजे में ये सारा का सारा बुखार जो है ये ठंडा पड़ जाए। अदरवाइज़ अगर ये सेकेंडरी टैरिफ ट्रंप ने लगाए और ये सूरत हाल ने कंटिन्यू किया तो उसके नतीजे, हमारा तो हर कुंडा हो जाएगा एज यूज़ कंज्यूमर, लेकिन पाकिस्तानी जनरल्स जो हैं, जनरल आसिम मुनीर उनकी टीम की जो स्पेस है पॉलिटिकल, ये आपको अगले चंद दिनों या हफ्तों तक बढ़ती नज़र आएगी। अब आपने इसमें से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, बिकॉज ये वो सारे सेक्टर सर्कमस्टांसेस हैं जिनमें डॉन अखबार के अंदर, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, रॉयटर्स के अंदर, अल जज़ीरा के अंदर, अरब न्यूज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के आर्टिकल, भाई लोगों ने खासा इन्फ्लुएंस भी पैदा कर लिया है मुख्तलिफ़ कॉरेस्पॉन्डेंट्स वगैरह के साथ, मैं देख रहा हूँ तो मुख्तलिफ़ आर्टिकल छापे जा रहे हैं कि US पाकिस्तान के दरमियान एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मल्टी डिमेंशनल स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो है वो शुरू हो गया। अभी इस पर आप अपना एनालिसिस होल्ड करके रखें, इसको ज़रा गौर से देखने की ज़रूरत है। देखिए ये ऊँट के स्कैबर्ड जो है वो बैठता है, और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंक्लूजन कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इस किस्म के मोमेंट्स, इस किस्म के झटके, इस किस्म के टेम्प्रेरी जो ट्रांजिशनल पॉइंट्स हैं वो आते रहते हैं। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है रीजनल इंटरनेशनल बैलेंस ऑफ पावर का या रीजनल इंटरनेशनल डायनामिक्स का, उसमें कोई खातिर खा किस्म की तब्दीली नहीं आई है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की पर्सनालिटी अनलाइक एनी अदर अमेरिकन प्रेसिडेंट इन पिछले 40-50 वर्ष में कोई इस तरह का अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं आया जिसकी पर्सनालिटी इस किस्म की मर्क्यूरियल है और वो जो बेसिक कन्वेंशंस हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उससे हट के वो एक्ट करे। इससे पहले उनके जितने भी प्रेडेसेसर्स हैं उनको अपनी प्रेसिडेंसी उनकी छोड़ के, जो उनकी प्रेसिडेंसी थी 2016 से 20, उसको अगर आप छोड़ दें तो इस नेचर का, मर्क्यूरियल नेचर का कोई प्रेसिडेंट नहीं आया। इसीलिए अमेरिका में जो किया है कि उनको कहा जाता है कि टाको मोमेंट, अभी भी ये छप रहा है कि बहुत देखते जाओ, अभी डोनाल्ड ट्रंप का टाको मोमेंट आने वाला है। टाको क्या है? TACO, टाको बीन्स
ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वैसे तो यहाँ पे टाको बिकते हैं, मैं भी यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पे भी टाको बिक रहे हैं, तो लेकिन टाको का मतलब है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। तो अमेरिका में सब लोग वेट कर रहे हैं कि जो सारा फड्डा डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा किया है हिंदुस्तान के साथ, रूस के साथ, चीन के साथ, इसमें बहुत जल्दी टाको मोमेंट जो है वो आने वाला है। पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सारी पिक्चर डेवलप हो रही है, जिसे कैश करने की बहुत कोशिश की जा रही है पाकिस्तान के अखबारात के ज़रिए, इसको बहुत ठंडे दिल से केयरफुली इसको एग्जामिन करें, परेशान बिल्कुल ना हो, और आपकी जो इंगेजमेंट है कांग्रेस के साथ, सेनेट के साथ, हाउस के साथ, डिफरेंट लेवल पे उसको जारी रखें। असल चीज़ वही है, जितना आप उसको जारी रखेंगे आहिस्ता आहिस्ता आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। और अब देखते हैं कि 7 या 9 तारीख को, एक तो कल का दिन तो ऑफकोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन 7 तारीख को या 9 तारीख को क्या जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम जो है वो ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं, टेक्सास के ऑयल लॉबी के शहर में, और अगर पहुंच रहे हैं तो फिर वहाँ पे क्या होता है उसकी तफसीलात भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती। थैंक यू।